तो गांव में भी लोग पूछने लगे थे कि आपको इतने साल हो गए हैं, क्या कर रहा है वहाँ पे। तो पिताजी उन सब चीज़ों से बचाने के लिए मुझसे बोलते थे कि आप गांव में कभी आया करें, कि गांव में फिर आओगे तो लोग ज़्यादा पूछेंगे क्या। वेलकम टू नैन अल्टीमेट। हजारों सफलताओं और असफलताओं की कहानियों से भरे मुखर्जी नगर में आज हम आपको मिलवाते हैं प्रद्युमन कुमार से, जिन्होंने एक साधारण किसान परिवार से आकर एक लंबा सफर तय किया और हिंदी माध्यम से यूपीएससी की परीक्षा पास की और आज हजारों विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं जो हिंदी माध्यम से यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। शायद आपसे कहा था कि कुछ कोचिंग फीस वगैरह की और ज़रूरत है तो शायद ज़मीन वगैरह बेच देंगे, वो वाली क्या थी कहानी? देखिए, मेरे पिताजी जैसे एकदम किसान हैं, बहुत ज़्यादा उनको इस बात का ज्ञान नहीं है कि यूपीएससी का सिलेबस कैसा होता है, क्या पढ़ना होता है। तो कहीं ना कहीं जब उनसे बताता कि मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ तो उनको लगता था कि सेल्फ स्टडी में कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ मतलब सही सब्जेक्ट ना पढ़े, कुछ गलत पढ़ ले, उनको ये थोड़ा रहता था। और साथ ही जब मेरा जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, सेकंड में नहीं हुआ, तब ये चीज़ें उनके मन में ज़्यादा होने लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको शायद बहुत सारी चीज़ें ना पता हो कि क्या पढ़ना है। तो मुझसे कहते थे कि अगर तुम्हें ऐसा लगता हो कि कोचिंग करनी अनिवार्य है तो तुम कर लो, थोड़ी बहुत ज़मीन है, 1-2 बीघा बेच देंगे, तुम्हारे लिए अगर सफल हो जाओगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। मुझे लगता है जो वो बहुत ही समझदार लोग होते हैं जो इंटरव्यू लेते हैं, तो वो हमारे बैकग्राउंड के अनुसार ही इंटरव्यू लेते हैं। जैसे कि मेरा बैकग्राउंड उन्होंने समझ लिया कि बहुत सिंपल बैकग्राउंड है, पिताजी किसान है, तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू अधिकतर मुझे लगता है 50% इसी बात पे चला था कि भारत की जो कृषि व्यवस्था है उसमें क्या समस्याएं हैं, आपने ज़मीनी स्तर पर क्या समस्याएं देखी हैं, आप क्या सुधार चाहते हैं, और आप जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि यूपीएससी का रिजल्ट आ चुका है और काफ़ी सारे यूपीएससी टॉपर का मैंने इंटरव्यू किया, लेकिन आज का इंटरव्यू काफ़ी खास है। अभी हमारे साथ प्रद्युमन कुमार सर बैठे हुए हैं। सर का सिलेक्शन हिंदी मीडियम से हुआ है। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि इस बार हिंदी मीडियम का रिजल्ट कुछ कम रहा, उन्हीं कम में एक सिलेक्शन इनका भी है। इनकी मतलब कहानी काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग है, इसीलिए मैं आया, और उसकी रील बहुत ज़्यादा वायरल हुई है। जैसा कि आपको पता है कि इनका अभी ऑफ कैमरा हमें बात हुआ था इनसे, तो इनके पिताजी ने कहा था 2 बार जब इसका सिलेक्शन नहीं हुआ था तो गांव के लोग कह रहे थे कि आपने इसे दिल्ली भेजा, उस लाइन पे भी चर्चा करेंगे। तो पिताजी ने कहा था कि आप गांव मत आया करो, साथ में किसान परिवार से आते हैं और खुद कभी कभी खेती में भाग लेने के लिए गांव जाते थे जब यहाँ से टाइम मिलता था। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहे। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसा लग रहा है इस वक्त आपको फाइनल सिलेक्शन होने के बाद, वो भी हिंदी मीडियम से? देखिए, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कि अब की बार वैसे भी हिंदी माध्यम का रिजल्ट बहुत कम आया है, तो इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि कम से कम मैं उन 42 बच्चों की जो लिस्ट है हिंदी माध्यम की, उसका हिस्सा बन पाया हूँ। जी, आपकी रील इतनी ज़्यादा वायरल हो गई, क्या आपको मतलब पहले से अंदाज़ा था इसका? नहीं, देखिए, उसका मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, और एक वो ऐसा था कि जब मैं उस सर से मिला तो ये एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे, और एक मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे। नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं। GS Score, an institute for civil services. Good career is a process, and mentoring at GS Score is driven by primarily 2 objectives. One is empowerment and another is excellence. This is what we are known for. कामयाबी की राह पर 1000 से भी ज्यादा निशान। GS Score। तो एकदम वो जैसे एकदम से भाव आता है किसी सर को या किसी ऐसे व्यक्ति को देख के जिसको आप बहुत मानते हो, तो एकदम रैंडम मेरा रिएक्शन था, तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना वो वायरल होगी। जी, वो वाली कहानी जैसे कि अभी आप बता रहे थे गांव वाले पिताजी वाला, तो क्या वो था, बताओ जरा। देखिए, मैंने 12th 2017 में किया था, तो उसके बाद मेरे पिताजी ने ग्रेजुएशन के लिए मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी भेजा था। हालांकि उनको भी इस बात का ज्ञान नहीं था कि DU जैसा कुछ यूनिवर्सिटी है, लेकिन मेरे दोस्तों ने कुछ ने बताया कि ऐसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, तो उन्होंने मुझे भेज दिया। तो मेरे रिश्तेदार या जो मेरे आस पड़ोस के लोग, उन्होंने सब ने कहा कि ग्रेजुएशन के लिए कौन इतनी दूर भेजता है, आप यहाँ बिजनौर से भी ये ग्रेजुएशन करा सकते थे। तो ये तो एक तरीके से समय और पैसे दोनों की बर्बादी है। और जैसे कि मेरी ग्रेजुएशन 2020 में कंप्लीट हो गई, उसके बाद 2022 तक मेरा सेकंड अटैम्प्ट तक प्रीलिम क्लियर नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों पे सवाल उठने लगे, मेरे निर्णयों पे, पिताजी के निर्णयों पे, कि आखिर क्यों ही दिल्ली भेजा। तो गांव में भी लोग पूछने लगे थे कि आपको इतने साल हो गए हैं, क्या कर रहा है वहाँ पे। तो पिताजी उन सब चीज़ों से बचाने के लिए मुझसे बोलते थे कि आप गाँव में कभी आया करें, कि गांव में फिर आओगे तो लोग ज़्यादा पूछेंगे क्या कर रहे हो, बाकी आप यहाँ की टेंशन लिए बगैर वहीं पे रह के तैयारी करो अच्छे से, और एक दिन ज़रूर सफलता मिलेगी। जी,
शायद आपसे कहा था कि कुछ कोचिंग फीस वगैरह की और ज़रूरत है तो शायद ज़मीन वगैरह बेच देंगे, वो वाली क्या थी कहानी? देखिए मेरे पिताजी जैसे एकदम किसान हैं, बहुत ज़्यादा उनको इस बात का ज्ञान नहीं है कि यूपीएससी का सिलेबस कैसा होता है, क्या पढ़ना होता है। तो कहीं ना कहीं जब उनसे बताता कि मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ तो उनको लगता था कि सेल्फ स्टडी में कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ मतलब सही सब्जेक्ट ना पढ़े, कुछ गलत पढ़ ले, उनको ये थोड़ा रहता था। और साथ ही जब मेरा जैसे फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हुआ, सेकंड में नहीं हुआ, तब ये चीज़ें उनके मन में ज़्यादा होने लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको शायद बहुत सारी चीज़ें ना पता हो कि क्या पढ़ना है। तो मुझसे कहते थे कि अगर तुम्हें ऐसा लगता हो कि कोचिंग करनी अनिवार्य है तो तुम कर लो, थोड़ी बहुत ज़मीन है, 1-2 बीघा बेच देंगे, तुम्हारे लिए अगर सफल हो जाओगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। तो लेकिन मुझे विश्वास था, मैंने कहा नहीं, कोचिंग की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं खुद से कर सकता हूँ। जी। जब आपका फाइनल लिस्ट में नाम आया तो सबसे पहले आपने किसे कॉल किया और वो पूरा दिन आपका कैसा रहा? देखिए फाइनल लिस्ट मंगलवार के दिन वो रिजल्ट आया था और मंगलवार का मैं व्रत भी रखता हूँ संयोग से। अच्छा। तो वो बहुत अच्छा दिन था मेरे लिए, लेकिन कहीं ना कहीं सुबह से ही मैं बहुत ही भावुक था कि कहीं ना हुआ तो क्या होगा। और मैं अपने पिताजी से बहुत कनेक्टेड रहता हूँ, तो मैंने सुबह फ़ोन किया उनके पास मंदिर जाके आने के बाद कि पिताजी हो सकता है कि आज रिजल्ट में मेरा नाम ना आए फाइनल लिस्ट में, परंतु आप मुझ पर भरोसा रखना कि मैं एक बार यहाँ तक पहुँच सकता हूँ तो दोबारा भी पहुँच सकता हूँ। तो उन्होंने कहा आप ऐसी बातें क्यों ही कर रहे हो, ज़रूर होगा सिलेक्शन। उन्होंने कह के फ़ोन मतलब रख दिया अच्छे से समझा के कि बाकी जो भी हो हम तुम्हारे साथ हैं, बाकी हम रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। और उस दिन जैसे गेहूँ कटाई का थोड़ा समय चल रहा है तो उसी में थोड़ा परिवार बिजी था, तो उन्होंने कहा हम वेट कर रहे हैं, दोपहर तक वेट करेंगे, तुम बिल्कुल बताना हमें। ऐसा था सीन उस दिन का। और फिर 1:30 बजे के आसपास रिजल्ट आया तो मैं पहले घर पे ही बताया, और पता नहीं ये एक मन की गट्स फीलिंग कह लीजिए कि जैसे ही मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने बहुत ही जोश के साथ उठाया कि जैसे मैंने यही बताने के लिए फ़ोन किया हो कि मेरा हो गया है। और वही सेम परिस्थिति रही, मैंने फ़ोन किया कि पापा मेरा ऐसे सिलेक्शन हो गया है जी। तो बस मुझे लगता है यही लाइन काफ़ी थी। और इसके बाद फिर क्या हुआ, कैसा रहा वो दिन? नहीं, वो उस समय तो थोड़ा ऐसा ही था। पिताजी ने कहा कि हम तो पहले ही कह रहे थे, आप डर रहे थे कि होना ही है, कहा कि लो अपनी माँ से बात करो। फिर माँ से बात की, भाई से बात करो, छोटे भाई से बात करो, बहन से बात करो, मतलब सबसे बात की। और बहुत ही ज़्यादा भावुक दिन था मुझे लगता है मेरे लिए तो वो। अच्छा। मेरे पूरे परिवार के लिए। आप अपने पूरे दिन का टाइम टेबल बताओ कि आप दिन की शुरुआत कैसे करते थे, फिर कौन से सब्जेक्ट पढ़ा करते थे, एक बार में एक ही सब्जेक्ट पढ़ते थे या 2 सब्जेक्ट लेके चला करते थे? देखिए पढ़ाई में मुझे लगता है मैं बहुत दोस्तों से भी अपने मिला हूँ जिनका सिलेक्शन भी हुआ और जिनका नहीं भी हुआ है, तो सबका थोड़ा अपना अपना होता है। कुछ लोग 2 सब्जेक्ट करते हैं और मेरा होता है कि मैं एक ही सब्जेक्ट को पढ़ता हूँ, मतलब एक दिन में एक ही सब्जेक्ट को पढ़ता हूँ। बाकी जैसे करंट अफेयर वो मेरी साथ साथ चलती रहती है, या कुछ चीज़ का जो मुझे रिवीजन करना है, शॉर्ट नोट्स जो मैंने बना रखे हैं उसका रिवीजन चलता रहता है। बाकी मैं एक ही सब्जेक्ट को अच्छे से बुक से पढ़ता था जी। रिवीजन वगैरह आप कैसे करते थे? रिवीजन देखिए, जब प्रीलिम की बात आती है तो मैं प्रीलिम में टारगेट बना लेता था पहले कि कम से कम 3 रिवीजन मुझे करने हैं प्रीलिम तक। तो उस रिवीजन के लिए मैं एक एक सब्जेक्ट पकड़ता था, उसी सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट लगाता था। साथ ही मैंने जो प्रीलिम के अपने नोट्स बनाए हुए थे वो लगभग मेरे इतने शॉर्ट नोट्स हैं कि मैं 1.5 घंटे में हर सब्जेक्ट को पढ़ सकता हूँ पूरा, इतने शॉर्ट नोट्स हैं। तो वो मैं डेली पढ़ता था, तो जिससे मैं हर सब्जेक्ट के टच में रहता था। बाकी फुल जो रेफरेंस बुक होती है वो मैं जैसे एक सब्जेक्ट की एक रेफरेंस बुक एक ही सब्जेक्ट की पढ़ता था साथ में। प्रीलिम्स से 1 मंथ पहले आपकी स्ट्रेटजी क्या था? देखिए मैं प्रीलिम की तैयारी, जैसे प्रीलिम नहीं होता है तो आदमी ज़्यादा ही उस पर फोकस करता है, तो मैं भी बहुत ज़्यादा करता था। और मैं 3 महीने पहले से अपनी स्ट्रैटेजी बनाता था। तो उन 3 महीने पहले में जैसे मैंने बताया कि एक तो मेरा होता था फोकस के 3 बार रिवीजन हो सके, मॉक टेस्ट लग सकें, और लास्ट के 1 मंथ में मैं सोचता था कि लास्ट के 1 मंथ तक मेरा सब कुछ कंप्लीट हो जाए, मेरे मॉक कंप्लीट हो जाए, कम से कम 2 बार रिवीजन हो जाए। और लास्ट मंथ में मैं मेन फोकस अपने टाइम टेबल पे करता था कि जैसे कि जो मुझे प्रीवियस ईयर लगाने हैं वो मैं पूर्ण, जैसे जो समय होता है प्रीलिम का 9:30 बजे, कि मैं उसी समय पे वो प्रीवियस ईयर लगाऊं, साथ ही सीसेट का भी 2:30 बजे लगाऊं। तो उस समय से, उस टाइप से मेरा थोड़ा सा टाइम टेबल रहता था 1 महीना पहले से जी। अभी जिन बच्चों का प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, जैसे कि आप सेलेक्टेड हो, तो उन्हें आप क्या कहना चाहोगे? देखिए अभी जैसे 1.5 महीना बचा हुआ है और जो अब की बार दे रहे हैं सीरियसली, तो मुझे लगता है काफ़ी उनकी तैयारी भी हो चुकी होगी, काफ़ी रिवीजन भी हो चुका होगा। परंतु जैसे अब 1.5 महीना बचा है तो मुझे लगता है अगर कुछ लोगों को रात में अगर पढ़ने की आदत है तो थोड़ा सा अपना टाइम टेबल ऐसा मॉडिफाई कीजिए कि सुबह 9 बजे से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि हमको अपना दिमाग जो है 9:30 बजे एक्टिव रखना है, क्योंकि प्रीलिम उसी समय पे होगा। तो बार बार रिवीजन कीजिए, मॉक टेस्ट वगैरह कंप्लीट कर लीजिए और 15-20 दिन में, और लास्ट के 20 दिन में प्रीवियस ईयर लगाइए पूरे टाइम के साथ जी। जैसा कि ऑफ कैमरा आपसे बात हुई थी, आपने कहा था कि आप ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम सेलेक्टेड है, ग्रुप डी में भी आपका हो गया था, तो उसके बारे में आप बताइए। और फिर सीसैट पे चलिए कि सीसैट के लिए आपने क्या किया था?
देखिए सेकंड अटैम्प्ट 2022 में मेरे जीएस में 105 मार्क्स थे जी और मैं सीसेट में रहा था। तो उसका दुख मैं समझ सकता हूँ कि सीसेट में रहना, जीएस में 105 मार्क्स आना कितना बड़ा दुखदाई होता है। तो वो मेरे लिए कहीं ना कहीं पूरे साल का ही दुख था और मैं नहीं चाहता था कि दोबारा मेरे साथ ऐसी घटना घटे कि मैं सीसेट में रहूँ। तो और ऐसा होता है कि हम सीसेट पूरे साल नहीं पढ़ सकते हैं, तो मुझे था कि कम से कम मैं टच में रहूं पूरे साल सीसेट। ऐसा नहीं कि एक बार फेल हो गया उसके बाद भी मैं लास्ट में पढ़ रहा हूं। तो उसके लिए मैं जो बीच में छोटे छोटे एग्जाम होते थे तो मैं दे लेता था। तो जैसे मैं आपसे बताया था कि मैं ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम दे लिया था कि शायद इस वजह से थोड़ा टच में भी रहूँ और सिलेक्शन हो जाएगा तो थोड़ा कॉन्फिडेंस में हो जाएगा। तो मैंने ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम दिया था, वो मेरा मतलब संयोग से कह लीजिए या कैसे भी कह लीजिए वो क्लियर हो गया था। उसके बाद मैंने सीजीएल भी दिया था, प्रीलिम हो गया था, मेंस नहीं हुआ था। तो इन सब का सहयोग मेरे एग्ज़ाम मेरे प्रिपरेशन में ये रहा कि मैं सीसेट से जुड़ा रहा पूरे साल। और अब की बार जैसे कि इतना हार्ड सीसेट आया था तो उसमें भी मेरा क्लियर हो पाया, तो इसका मैं योगदान बहुत ज़्यादा मानता हूँ। जी। मेंस की आंसर राइटिंग की शुरुआत आपने कब किया था और नए एस्पिरेंट को आंसर राइटिंग की शुरुआत कब करनी चाहिए? देखिए नए एस्पिरेंट जैसे मैं बहुतों से मिला भी हूँ और मेरा खुद का भी मत रहता था कि जब मैं तैयारी करता था तो मैं शुरुआत में इसी टेंशन में रहता था कि आंसर राइटिंग की शुरुआत कब करूँ। और मैं शायद शुरू के 2 अटैम्प्ट तक तैयारी शुरुआत ही नहीं कर पाया था डर के लिए। लेकिन सेकेंड अटैम्प्ट में जब मेरा सीसेट नहीं हुआ तो मुझे लगा पूरे साल क्या ही करूँ। तो तब मैंने धीरे धीरे आंसर राइटिंग स्टार्ट की थी और मैं खुद से चेक करता था, किसी भी कोचिंग के मॉडल आंसर ले आता था, खुद से ही चेक करता था। अपने हॉबी के बारे में बताओ आप। जी मैंने थोड़ी मेरी हॉबी थोड़ी मतलब अजीब तो नहीं कह सकते परंतु औरों से अलग थी जो मैंने महसूस किया है। उसमें एक तो मेरी थी कि नए नए लोगों से बात करना और दूसरा था एग्रीकल्चर एक्टिविटी, क्योंकि मेरे पिताजी किसान हैं तो और मैं भी बचपन से कहीं ना कहीं उसका हिस्सा रहा हूँ। और जब मुझे मौका लगता था, जब मैं घर जाता था तो कहीं ना कहीं मैं उसका हिस्सा बनता था और एग्रीकल्चर एक्टिविटी जो भी उस समय पे चल रही होती थी तो वो भी मैं करता था। और आप मुझे बीच बीच में शायद खेती करने दिल्ली से वहाँ चले जाते थे शायद? मतलब खेती करने तो नहीं बोल सकते, ऐसे बोल सकते हैं कि जब मुझे समय मिलता था या किसी अवसर पर छुट्टी होती थी जैसे दीपावली वगैरह पे तो तब मैं मतलब ज़रूर माता पिता के साथ लग के काम करता था। इंटरव्यू में आपसे क्या सब क्वेश्चन पूछा गया था? देखिए इंटरव्यू में मुझे लगता है जो वो बहुत ही समझदार लोग होते हैं जो इंटरव्यू लेते हैं, तो वो हमारे बैकग्राउंड के अनुसार ही इंटरव्यू लेते हैं। जैसे कि मेरा बैकग्राउंड उन्होंने समझ लिया कि बहुत सिंपल बैकग्राउंड है, पिताजी किसान है, तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू अधिकतर मुझे लगता है 50% इसी बात पे चला था कि भारत की जो कृषि व्यवस्था है उसमें क्या समस्याएं हैं, आपने ज़मीनी स्तर पर क्या समस्याएं देखी हैं, आप क्या सुधार चाहते हैं, और आपकी जगह हमारे यहाँ गन्ना जैसे बोया जाता है तो उनका मानना था कि आप गन्ना ही क्यों बोते हैं। तो इन सब से थोड़ा सा बातचीत चल रही थी और इन सबको मैं तैयार भी करके गया था, तो मुझे लगा कि मेरा इंटरव्यू कहीं ना कहीं मेरे पक्ष में ही था। जी। आप कोई प्लान बी लेके चल रहे थे या सिर्फ यूपीएससी पे फोकस था? देखिए जब फर्स्ट अटैम्प्ट व्यक्ति का होता है तो वो बहुत ही कॉन्फिडेंट रहता है और फर्स्ट अटैम्प्ट से मैं भी बहुत कॉन्फिडेंट था, तो मैं प्लान बी लेके नहीं चला था, परंतु मैं थर्ड अटैम्प्ट तक आते आते सोचने लगा था कि प्लान बी होना चाहिए। जी। अगर आपका सिलेक्शन इस बार नहीं होता तो आप क्या करते? देखिए ये आपने सही क्वेश्चन किया कि अब की बार नहीं होता तो क्या करता, क्योंकि इसमें जितना सिलेक्शन का चांस होता है उतना इस बात का भी चांस होता है कि हो सकता है अब की बार हमारा ना हो। जी। तो मेरा बस यही था कि कम से कम अब की बार ना हुआ तो घर से तो पैसे नहीं लूँगा, कुछ ना कुछ खुद से ही करके आपका अटैम्प्ट खुद के दम पे दूंगा। जी। शायद आपने एक यूट्यूब चैनल भी बनाया है बच्चों को गाइड करने के लिए, वो ज़रा बता दो हमारे दर्शकों को किस नाम से है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डालने का प्रयास करूँगा। देखिए ये ऐसा था कि जब मेरा रिजल्ट आया उसके बाद मैं बहुत लोगों से हिंदी माध्यम के मिला। आपकी बार वैसे भी हिंदी माध्यम का रिजल्ट कम रहा है, तो हिंदी माध्यम वाले बच्चे इस बात से बहुत ही घबरा जाते हैं और मैं भी उस समय पे बहुत घबराता था जब रिजल्ट कम आता था। तो बहुत लोग मुझसे मिले मुखर्जी नगर में कि अब की बार कम रिजल्ट रहा है, कैसे करें। तो कहीं ना कहीं मेरे दिली इच्छा थी कि कम से कम कुछ एक यूट्यूब चैनल बनाऊँ और अपनी कुछ स्ट्रैटेजी जो मुझे लगता है जो हिंदी माध्यम वाले को अपनानी चाहिए मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से उन तक पहुंचा पाऊँ। तो मैंने अभी 2-3 दिन पहले एक बनाया है प्रद्युमन कुमार यूपीएससी करके एक चैनल। जी। तो शायद मैं कुछ गाइडेंस दे पाऊँ अगर। तो मुझे आप क्या संदेश देना चाहोगे? जैसे कि मैं भी यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, साथ में तैयारी भी कर रहा हूँ। अच्छा आप देखिए पहली बात तो मुझे लगता है कि आप तैयारी के साथ साथ अगर यूट्यूब चैनल चला रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। आपका यूट्यूब चैनल मैं देखा है काफ़ी सब्सक्राइबर हैं, तो ये मतलब सच में बहुत बढ़िया बात है कि आप तैयारी के साथ साथ इतना भी ग्रो कर पाएँ यूट्यूब पर। तो पर यही है, मुझे लगता है आप जैसे कि आपको मैंने अपना नोट्स वगैरह भी दिखाया था, तो क्या लग रहा है, मेरा क्या लग रहा है? नहीं सच में आप बहुत मेहनती हैं सच में। मतलब मुझे लगता है नॉर्मल पीपल से तो आप ज़्यादा ही मेहनती हो, यूट्यूब चैनल भी चला रहे हो, पढ़ाई भी करते हो, तो मुझे लगता है मतलब आपका सच में डेफिनेटली मतलब 1 या 2 अटेम्प्ट में निकल जाएगा सच में। थैंक यू, आपने मतलब टाइम दिया और मुझे भी मोटिवेट किया आज। नहीं बहुत बहुत शुक्रिया आपके लिए कि आप मतलब मुझे इस योग्य समझ के मेरा इंटरव्यू लेना है, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद।